हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे अपने घटना चक्र के सीरीज़ में इकोनॉमी के क्वेश्चंस। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं। पहले क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है या एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, इट इज़ अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड एंड अप्रूव्ड फॉर ईच न्यू पीरियड। आपका स्टेटमेंट बी है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड मेथड वेयर नो बजट्स आर प्रिपेयर्ड और एलोकेटेड फॉर स्पेसिफिक मॉड्यूल्स। सी है, इट इज़ एन इंटरम बजटिंग टेक्निक वेयर ऑल द नॉन एलोकेटेड बजट्स इज यूज्ड फॉर अदर मॉड्यूल्स एट द फाइनेंशियल ईयर। और ऑप्शन डी है आपका, नन ऑफ द अबव। तो बताइए सही स्टेटमेंट क्या है इसमें? इसमें सही स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन है, इट इज़ अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड एंड अप्रूव्ड फॉर ईच न्यू पीरियड। देखिए बहुत टाइप ऑफ मतलब जैसे हम गवर्नमेंट जो अपना बजट निकालती है, तो वर्ल्ड ओवर जितनी भी गवर्नमेंट होती है उन लोग कुछ मेथड्स या फॉर्मेट्स फॉलो करती हैं। जैसे उसमें से एक है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। और इसके अलावा आपने सुना होगा जेंडर बजटिंग होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ बजटिंग्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं ये। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ में आता है। जैसे आप सोचिए कि अगर आपने 2021-22 के बजट में, ठीक है, आपने कोई एक नया गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम स्टार्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोचिए कुछ एम्प्लॉयमेंट का कोई स्कीम जो है उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने उस साल उस फाइनेंशियल ईयर के लिए उसमें 100 करोड़ जो है वो एलोकेट कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा आपका, जब 2022 से 2023 का जो बजट पेश होगा नेक्स्ट ईयर, उसके जस्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें जनरली आप देखते हैं कि बजट्स में क्या होता है कि एक साल 100 करोड़ उसको दिया गया, तो अगले साल इसको बढ़ा के 150 करोड़ या 200 करोड़ दे दिया जाता है, ठीक है। उसमें कुछ बढ़ा के या फिर 100 करोड़ ही रहने दिया जाता है। तो इस तरह से क्या इस ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है कि आप जो है उसमें 150 करोड़ या 200 करोड़ जो है वो एलोकेट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, फिर से ज़ीरो से आप स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 100 करोड़ आपने दिया था पिछले साल, पहले आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे से यूटिलाइज़ हुआ है। जब इसके यूटिलाइजेशन पे इसका कितना मतलब इसके जितने भी मतलब इसको आप भूल जाइए कि आप इसमें ऑलरेडी आपने कितना पैसा दिया है, अब नए सिरे से आप फिर से इसमें पैसा एलोकेट कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। अगर इंग्लिश में समझे तो अगर ऐसे समझिए कि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो बेस at the beginning of every budget period, analyzing needs and cost of every function within an organization and allocating funds accordingly regardless of how much money has previously been budgeted। वही हमने कहा कि अगर प्रीवियस ईयर बजट में आपको 100 करोड़ दिया गया तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से हम लोग देखेंगे कि ये जो स्कीम है ये कितना कारगर है, इसमें पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर 100 करोड़ दे दिए तो लोग सोचेंगे कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एलोकेट होगा, नहीं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और इसके एफिकेसी को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? पीटर पिराह क्या इन 1970, ठीक है। तो आप ये भी इन्फॉर्मेशन आपसे कहीं पूछा जा सकता है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि इस क्वेश्चन के थ्रू कवर हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय, ठीक है, ये किसके द्वारा हैज़ बिन रिलीज या हर साल रिलीज किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो आपको बताना है। फर्स्ट है आपका UNDP, आपका ऑप्शन बी है UNHRC, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ऑप्शन डी है आपका यूनेस्को। तो बताइए सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकलता है। बहुत एक आपका जो है वेज गैप रिपोर्ट होता है, ठीक है, वो कौन निकालता है वो भी आपको बताना है। लेकिन जब जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जो है कुछ पैरामीटर्स पे चेक करते हैं कि दोनों जेंडर्स में कितना पैरिटी है, ठीक है। जैसे आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल, ठीक है। 4 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिसमें हम लोग जो है इसको नापते हैं कि किसी भी कंट्री में दोनों जेंडर्स मेल और फीमेल को जो है वो कितना इक्वालिटी मिला हुआ है। और ये किसके द्वारा निकाला जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब आपको बताना है कि लेटेस्ट रैंकिंग में जो है इंडिया का क्या पोजीशन रहा है और आउट ऑफ टोटल कंट्रीज़ कितने इसमें जो है रैंक में रहते हैं। जनरली अगर इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो इंडिया का रैंक पूछा जाएगा इसमें और आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कंट्रीज़ जो है वो कितने होते हैं इस इंडेक्स में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जिसको हम लोग BEPS भी बोलते हैं, BEPS इज एसोसिएटेड विथ, आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है फिजिकल डेफिसिट, ऑप्शन बी है टैक्स अवॉइडेंस, ऑप्शन सी है डेट मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और ऑप्शन डी है मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक्स बाय द गवर्नमेंट।
तो बताइए सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? अगर आपको जानना है इन्फॉर्मेशन के लिए तो जो ऊपर आई बटन में जो लेक्चर है उसमें आप जाके देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से डील किया हुआ है। जब टैक्सेशन वाले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन ये सब जितने भी टर्म्स है बहुत अच्छे से हमने देखा था। अगर आपको BEPS के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग रेफर्स टू टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज, जनरली मल्टीनेशनल कंपनीज, टू एक्सप्लॉइट गैप्स एंड मिसमैचेस इन टैक्स रूल्स टू अवॉइड पेइंग टैक्स। देखिए होता क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताते हैं कि एक कंपनी है सी, ठीक है, वो एक कंट्री जैसे इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। तो अब जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो अब इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इसको टैक्स करेगी। इसके टैक्स क्या चीज़ पे करेगी? इसके प्रॉफिट पे, ठीक है। ये कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उस पे जो है ये टैक्स करेगी। लेकिन ये कंपनी क्या हो रहा है कि ये किसी दूसरे मतलब इलीगल मेथड्स के थ्रू अपना प्रॉफिट जो है वो घटाते जा रही है। मतलब वो बता रही है इसका इंडिया के गवर्नमेंट को, वो बोल रही है कि वो प्रॉफिट कमा ही नहीं रहा है, उसका सारा प्रॉफिट जो है वो चला जा रहा है। तो जब उसका प्रॉफिट जो है वो कम घटने लगेगा तो क्या होगा कि टैक्स का जो होता है बेस जो है वो घटने लगेगा। बेस इसी को बोलते हैं बेस इरोजन। मतलब जब आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट टैक्स क्या करेगी, और कंपनीज क्या करती है, अपना प्रॉफिट जो है वो किसी दूसरे टैक्स हेवन कंट्रीज, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारा है, बताइए कौन कौन सा है जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जहाँ पर टैक्सेशन के लिए बहुत जो है इस तरह का चीज़ मिलता है आपको, मतलब बेनिफिट्स मिलता है। MNCs इसको यूज़ करती है, ठीक है। केमन आइलैंड्स जैसे जगह हैं जहाँ पर। तो अब क्या है, जब वहाँ आपका प्रॉफिट शिफ्ट हो जाता है तो इंडिया को इस केस में लॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको टैक्स नहीं मिलता है। तो इस तरह के तरीके को बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। और ये जो है OECD कंट्रीज जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था BEPS। इसके रिगार्डिंग जो है वर्ल्ड ओवर इन्होंने जो है एक तरह से बोल सकते हैं मुहिम चलाया कि इसको जो है सारे कंट्रीज़ को जो है रोकना है, क्योंकि इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को खास करके काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि उनका टैक्स का पैसा जो है वो बाहर चला जाता है और उनको नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी रिगार्डेड एज द टैक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपका स्टेटमेंट ए है, इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है। स्टेटमेंट बी है, इट इज़ द रेवेन्यू फॉरगॉन बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एग्जेम्पशंस ऑन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स। सी है आपका, इट इज़ द रेवेन्यू फॉरगॉन ऑन द अकाउंट ऑफ एग्जेम्पशन ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड डी है आपका, इट इज़ द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द इनकम एक्रूड थ्रू टैक्सेस। तो बताइए इसका सही स्टेटमेंट कौन सा है? इसका सही स्टेटमेंट है आपका स्टेटमेंट बी, इट इज़ द रेवेन्यू फॉरगॉन बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एग्जेम्पशंस ऑन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए इसको क्या बोला जाता है कि इट रेफर्स टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टैक्सिंग एट कंसेशनल रेट्स और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गिविंग एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स, डेफरल्स, क्रेडिट एटसेट्रा टू द टैक्स पेयर्स। आपको पता है कि हमें जब आप टैक्स फाइल करने जाते हैं तो आपको बहुत सारा डिडक्शंस मिलता है, जैसे ATC बहुत सारा, जिसके अंदर आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में, ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्सेस में भी मिलता है। तो इसके वजह से जो गवर्नमेंट को जो लॉस हो जाता है, जो पैसा का, जो रेवेन्यू का, या उनको बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लॉस होता है, उसको हम लोग टैक्स एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जनरली लोग समझेंगे टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ टैक्स, मतलब कलेक्शन टैक्स कलेक्ट करने में जो गवर्नमेंट का खर्च आ रहा है, चाहे एम्प्लॉय को देना हो, ठीक है, या जो भी उसमें रिसोर्सेज लग रहे हैं टैक्स कलेक्शन में, उसमें जो खर्च आ रहा है उसको टैक्स एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन नहीं, ये नहीं है। क्या है इसका? क्या है टैक्स एक्सपेंडिचर का असली मतलब? क्या है कि द रेवेन्यू फॉरगॉन बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एग्जेम्पशंस ऑन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। जो भी आप एग्जेम्पशंस देती है गवर्नमेंट आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं लीगली, उसमें जो पैसा चला जाता है वो एक तरह से गवर्नमेंट का लॉस ही है, और उसको हम लोग टैक्स एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अ रिपोर्ट मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है। ये आपको बताना है, ये रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स में भी कवर किया था, और आपको बताना है कि इंडिया जो है, इंडिया का इसका क्या, इसमें क्या स्थिति था। इसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। जिन्होंने भी करंट अफेयर्स फॉलो किया है, जो 10 AM को सुबह में आता है, वहाँ पर हमने जो है मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज़ करती है? पहला ऑप्शन है आपका यूनेस्को, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी है यूनिसेफ, और डी है ILO, जिसको हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ILO, ठीक है। इंटरनेशनल वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज 9th एडिशन ऑफ ILO मॉनिटर ऑन वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा और अगर पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत अच्छे से जो है इसको एक्सप्लेन किया है।
और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होगा। देखिए छोटा छोटा जो बहुत जैसे जेंडर गैप इंडेक्स है या फिर इस तरह का चीज़ है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन जब छोटा जैसे मॉनिटर ऑन वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये सब चीज़ जो है उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जब पूछा जाता है तो उसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए वर्ल्ड ऑफ वर्क, जितने भी वर्क लेबर से रिलेटेड जो भी आपका जो रिपोर्ट्स इंडेक्सेस होता है, ये इसमें मैक्सिमम जो है वो ILO वर्क करता है, जो कि आप जानते हैं एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।